हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और जैसा कि कल हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको हम समझा रहे हैं। और हमने कल के वीडियो में हाफ ईयरली के क्वेश्चन आंसर लिए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं क्वेश्चन आंसर की आज ये दूसरी कड़ी है जिसमें हम बाकी बचे कुछ क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, हु इज़ द टाइगर किंग यहाँ तक मैंने समझा दिया था, उसी से आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन है द एनिमी से। विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? कि क्या डॉक्टर सदाओ अरेस्ट होंगे एक शत्रु को शरण देने के लिए? यानी कि उन्होंने जो एक अमेरिकन सोल्जर को शरण दी थी, क्या उसके लिए उनको अरेस्ट किया जाएगा? तो देखते हैं इसका उत्तर। डॉक्टर सदाओ विल बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी इफ समबडी कंप्लेन्स अगेंस्ट हिम एंड डिस्क्लोजेज द सीक्रेट। कि डॉक्टर सदाओ को निश्चित तौर पर अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर किसी ने इस सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया, यानी कि ओपन कर दिया और पुलिस को बता दिया। ही ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एज वेल एज प्रोफेशनल ग्राउंड्स हैड टेंडेड ए वुंडेड वार प्रिजनर विच वाज ऑफिशियली ए सीरियस क्राइम। कि उन्होंने मानवता के आधार पर और अपने प्रोफेशन के आधार पर एक युद्धबंदी की देखभाल करी थी, जो कि ऑफिशियली एक बहुत ही गंभीर अपराध है किसी भी देश के दृष्टि से अगर देखा जाए तो। भले ही उन्होंने डॉक्टर के तौर पर उसका इलाज किया, लेकिन अगर एक देश के नागरिक होने के तौर पर अगर देखा जाए तो एक अपराध है। हाउएवर ही डिड नॉट गेट पनिश्ड फॉर दिस ऑफेंस एज इट वाज नेवर रिवील्ड टू एनीवन। हालांकि उनको इस अपराध के लिए कभी सजा नहीं मिली क्योंकि ये सीक्रेट कभी उजागर ही नहीं हुआ। रिवील मतलब कि प्रकट होना, उजागर होना। एक्सेप्ट हिज वाइफ लॉयल बट टिमिड सर्वेंट्स एंड ए जनरल हु वाज टू सेल्फ ऑब्सेस्ड विथ हिज। तो वेल आपकी भी पढ़ाई में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या जेईई नीट का, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप आपको किसी भी टाइम आपके डाउट्स को क्लियर करके देगा। बस आपको करना क्या है कि इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने फोन नंबर से साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे हैं उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स टॉप सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, ये रहस्य केवल उसकी पत्नी को पता था और उसके जो विश्वसनीय नौकर, हालांकि वो डरपोक थे, उनको पता था, और एक जनरल जिसको कि अपना उपचार कराने में ज़्यादा हित दिखता था। और वो सिर्फ किससे उपचार करवाता था? डॉक्टर सदाओ से। इट वॉज श्योर डेट ही वुड नेवर लेट द डॉक्टर लीव हिम। और इतनी बात पक्की थी कि वो जो जनरल था वो डॉक्टर को जाने नहीं देगा, इसलिए उजागर कभी ये रहस्य हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है, हाउ डिड मिस्टर हेमल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज? आपको 75 शब्दों में उत्तर देना है और 3 नंबर का एक प्रश्न है ये, कि मिस्टर हेमल जो थे उन्होंने अपनी फ्रांस की जो लैंग्वेज होती है, फ्रेंच लैंग्वेज, उसके लिए कैसे अपने प्यार को प्रकट किया। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मिस्टर हेमल स्पोक द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बाय सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कि मिस्टर हेमल ने अपनी आखिरी भाषण में बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बड़ी ही सुंदर लैंग्वेज है, बड़ी ही स्पष्ट और तार्किक भाषा है दुनिया की। He asked everyone to guard it among them and never forgot it, and also gave the reason that when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, they had key to their prison. उन्होंने आगे कहा कि हमें इसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, फ्रेंच लैंग्वेज को, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, इसका कारण दिया कि जब लोग किसी के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी मातृभाषा को अगर नहीं छोड़ा है तो वो उनके पास गुलामी से आज़ाद होने की चाबी होती है।
इसलिए आपको आपकी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिफोर द एंडिंग द लास्ट लेसन ही रोट विव ला फ्रांस, और अपने अंतिम लेसन को खत्म करने से पूर्व उन्होंने शब्द लिखा बोर्ड पर। क्या लिखा? विव ला फ्रांस। ठीक है, यानी कि फ्रांस आप विजित रहे, फ्रांस की जय हो, टू एक्सप्रेस लव फॉर हिज कंट्री एंड हिज नेटिव लैंग्वेज। वह मातृभाषा जो वो लगभग 40 सालों से उस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, इसी के लिए उन्होंने लास्ट में बोर्ड पर लिख दिया विव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस हमेशा जीतता रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। कि क्या आप ये मानते हैं कि जो अम्बर्टो इको थे उनको इंटरव्यू देना पसंद था? कारण बताइए। यस, Umberto Eco definitely likes being interviewed, and that can be clearly seen in his high-spirited tone of answering the question. हाँ, बिल्कुल अम्बर्टो इको को इंटरव्यू देना बहुत पसंद था, और उनके इंटरव्यू में ये चीज़ साफ तौर पर देखी जा सकती थी, जिस प्रकार उत्साह से वो उत्तर दे रहे थे। He did not mind revealing his writing secrets or his personal life experiences. उनको अपने राइटिंग सीक्रेट बताने में कोई झिझक नहीं थी। अपने जीवन के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको बताने में उन्हें कोई डर नहीं था। His constant laughs and truthful tone during the interview proves his genuine interest in being interviewed. और वो जो लगातार बीच में थोड़ा बहुत हंस रहे थे, उनकी सच्चाई भरी जो टोन थी उस इंटरव्यू के दौरान, उससे साबित होता है कि उन्हें बड़ा इंटरेस्ट है इंटरव्यू देने में। अब देखिए, पोयम से एक प्रश्न आया है जो कि 75 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए क्या है प्रश्न। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। ये आपका जो प्रश्न है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, वो जो पोयम है उससे लिया गया है। और प्रश्न में पूछा है कि कवि बच्चों के लिए क्या चाहता है, कौन से बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बहुत गरीब हैं, और उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए, द पोएट वांट्स दैट दीज चिल्ड्रन शुड आल्सो गेट गुड एजुकेशन। कवि चाहता है कि इन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एज अदर चिल्ड्रन गेट्स, जैसे दूसरे बच्चों को मिलती है। दे शुड आल्सो गेट ए ब्राइट फ्यूचर, उनको एक अच्छा भविष्य मिलना चाहिए। दे शुड ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ देयर स्लम्स एंड एक्सपीरियंस ए बेटर लाइफ जस्ट लाइक ए अदर पीपल। उनको ये जो बाउंड्री है झुग्गी झोपड़ियों की, इनको तोड़ देना चाहिए और एक अच्छी जिंदगी का अनुभव करना चाहिए, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं। लेट देम स्टडी, आओ उन्हें हम पढ़ने दें। लर्न टू देम सेल्फ फ्रीली, और उनको खुद को सीखने दें। थ्रू एजुकेशन देयर लाइव्स कैन बी मेड टू चेंज, शिक्षा के माध्यम से ही उनके जीवन को बदला जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हमारे विस्तार के प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये तो आपको देखना ही चाहिए इस प्रश्न को। हु इज जो, हाउ डज सी रिस्पोंड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। जो कौन है और वो किस प्रकार से अपने पिता जो उसको कहानी सुनाते हैं उनके प्रति वो रिएक्ट करती है, रिस्पोंड करती है, प्रतिक्रिया देती है। तो देखिए, जो ए 4 year old इज द लिटिल डॉटर ऑफ जेक, कि जो एक 4 साल की एक छोटी सी बच्ची है जेक की, जेक पिता हैं। When she was of 2 years, Jake had started the custom of telling her a story in the evening for a nap. जब वो 2 साल की थी तब उनके पिता जो के पिता जेक ने एक रिवाज स्टार्ट किया कि वो शाम को उनको सुलाने के लिए, जो को सुलाने के लिए कहानी सुनाया करते थे। शी वुड फॉल asleep while listening to the story, और वो अक्सर कहानी सुनते सुनते सो जाया करती थी। बट नाउ शी हैज़ डेवलप्ड ए सेंस ऑफ inquisitiveness because she has become a girl of 4 years old. लेकिन अब थोड़ा सा क्या है, उसमें जिज्ञासु स्वभाव आ चुका है, क्योंकि वो 4 साल की हो गई है, इसलिए वो प्रश्न भी पूछती है। She has evolved
हर ऑन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग अबाउट पीपल एंड थिंग्स। अब उसमें अपना एक विकास हुआ है, अपनी एक समझ और लोगों के प्रति एक सोच विकसित हुई है उसके दिमाग में, चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति। रिस्पॉन्स टू हर फादर अकॉर्डिंग टू हर ओन पर्सपेक्टिव। देखिए यहाँ पर शी और मौजूद है, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद सी मौजूद है। शी रिस्पॉन्ड्स टू हर फादर अकॉर्डिंग टू हर ओन पर्सपेक्टिव। वो अपने पिता को अपनी समझ के आधार पर रिस्पॉन्ड करती है। जेक ऑलवेज टेल्स ए न्यू टेल विथ सम वेरिएशंस टू द ओल्ड वन। जेक हमेशा उसको एक नई कहानी सुनाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पुरानी कहानी में बदलाव करके। शी वुड इंजॉय सच स्टोरीज एंड शो हर इंटरेस्ट बाय आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस। और वो बड़ा एंजॉय करती है कहानियों को, और जब भी उसको लगता है वो प्रश्न भी पूछती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ रिस्पॉन्ड से पहले क्या लिखना है, शी लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, शी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज स्ट्रेप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। कि संसार की जो भौगोलिक इतिहास है वो अंटार्कटिका में छिपा हुआ है, इस क्षेत्र की स्टडी करना हमारे लिए कैसे मददगार हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो देखिए, द स्टडी ऑफ दिस रीजन ऑफ अंटार्कटिका गिव्स अस इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कि अगर आप अंटार्कटिका की स्टडी करते हो तो इससे आपको संसार का जो भौगोलिक इतिहास है उसके बारे में जानने को मिलता है। It gives an idea how the earth was like before it drifted into continents and countries। कि ये आपको विचार प्रदान करता है, ये आपको बताता है कि धरती पहले कैसी थी जब वो महाद्वीपों में बटी हुई नहीं थी। कंटिनेंट्स मतलब महाद्वीप। इट शोज हाउ स्लाइट चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रीजन। यह क्षेत्र में बताता है कि थोड़ा सा भी अगर जलवायु में बदलाव होता है तो उसका यहाँ पर कितना असर होता है। इट गिव्स द एक्सप्लेनेशन हाउ द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द अर्थ वर नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ। ये हमें बताता है कि कैसे धरती की जो जलवायु परिस्थितियाँ थी वो जीवन के योग्य नहीं थी बिफोर, एंड हाउ स्लोली राइजिंग टेम्परेचर मेड अर्थ ए प्लेस टू सस्टेन लाइफ। और कैसे थोड़ा सा जो तापमान में बढ़ोतरी हुई और धरती जीवन के जीने लायक संभव हो पाई। ऑल सीक्रेट्स आर एम्बेडेड इन द लेयर ऑफ आइस इन द फॉर्म ऑफ 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। और ये सारे के सारे रहस्य इन्हीं बर्फों की जो परतें हैं उन्हीं में अंतर्निहित हैं, जो लगभग आधे मिलियन सालों पुरानी कार्बन की बर्फ यहाँ पर जमी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके सारे अर्धवार्षिक में आए प्रश्नों को समझा दिया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।